दोस्तों, हरियाणा की धरती जहां खेतों की हरियाली और जाटों की जिद का विचित्र संगम है, यहां सियासत भी उतनी ही तेज और गहरी है। आज फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव चर्चा का केंद्र है। ये पद सिर्फ एक कुर्सी नहीं, बल्कि हरियाणा की सियासी दिशा तय करने वाला एक ताकतवर मंच है। दोस्तों, बीते 25 सालों में इस कुर्सी पर कई चेहरे आए। हर एक की अपनी कहानी थी, हर एक का अपना मकसद, और अब मार्च 2025 में ये कुर्सी फिर से किसी नए चेहरे का इंतजार कर रही है। ऐसे में कई दावेदार हैं, लेकिन पुख्ता तौर पर कौन इस सिंहासन पर विराजमान होगा, ये बात सिर्फ हम आपको बताएंगे। दोस्तों, एक एक फैक्ट, एक एक पॉइंट के साथ आपको बताएंगे कि हरियाणा बीजेपी का अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा। लेकिन उससे पहले जरा इस कुर्सी का इतिहास जान लीजिए। दोस्तों, हरियाणा की सियासत के बीते 25 साल में हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और उनकी कहानी पर पहले आते हैं। साल 2000 से लेकर 2003 तक इस कुर्सी पर रतन लाल कटारिया थे। इनके पास संगठन का मजबूत आधार था। इस सदी की शुरुआत में हरियाणा में बीजेपी एक छोटी पार्टी थी, जिसके पास न तो गठबंधन की ताकत थी और न ही बड़ा जनाधार। ऐसे में रतन लाल कटारिया को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। कटारिया, जो अंबाला से सांसद रहे, एक दलित चेहरा थे। भाजपा उस वक्त हरियाणा में अपनी जड़ें मजबूत करना चाहती थी और दलित वोटों को अपने पाले में लाने की रणनीति के तहत कटारिया को चुना गया। कटारिया का कार्यकाल संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं को जोड़ने में ही बीता। हालांकि उस दौर में पार्टी सत्ता से दूर रही। फिर वक्त आया नए प्रदेश अध्यक्ष का। साल 2003 से लेकर सन 2006 तक इस गद्दी पर ओम प्रकाश धनखड़ बैठे। धनखड़ के जरिए बीजेपी का जाटों की ओर पहला कदम था। ओम प्रकाश धनखड़ को जब अध्यक्ष बनाया गया तो हरियाणा में जाट समुदाय का प्रभाव साफ दिख रहा था। कांग्रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा सत्ता में थे और जाट वोट उनकी ताकत थे। बीजेपी ने धनखड़ को चुना, जो खुद एक जाट नेता थे, ताकि इस समुदाय में पैठ बनाई जा सके। धनखड़ ने ग्रामीण इलाकों में संगठन को फैलाने की कोशिश की, मगर पार्टी तब भी विधानसभा में केवल कुछ ही सीटों तक सिमटी रही। उनकी नियुक्ति एक संदेश थी कि बीजेपी जाटों को नजरअंदाज नहीं करेगी। दोस्तों, हरियाणा में बीजेपी का ये दूसरा अहम पड़ाव था। धनखड़ के साल बीते और बीजेपी हरियाणा में मजबूत हुई। अब बारी थी नए चेहरे की। बीजेपी इस बार कुछ अलग मन बना चुकी थी। हरियाणा से आस बढ़ने लगी और फिर साल 2009 से 2014 तक के लिए रामविलास शर्मा को सियासी जमीन की तिजोरी सौंप दी गई। दोस्तों, शर्मा के पास सियासी अनुभव की चाबी भी थी। शर्मा को जब अध्यक्ष बनाया गया तो भाजपा लोकसभा चुनावों में हरियाणा से काफी अच्छा प्रदर्शन कर चुकी थी। शर्मा एक अनुभवी नेता थे, जो संगठन और सरकार दोनों को भांति समझते थे। उनका लक्ष्य था साल 2014 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को सत्ता तक पहुंचाना। शर्मा ने जाट और गैर जाट समुदायों के बीच संतुलन बनाया और नरेंद्र मोदी की लहर का फायदा उठाया। नतीजा सामने था। 2014 में बीजेपी ने पहली बार अपने दम पर 47 सीटें जीती और मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री बने। शर्मा की रणनीति काम कर गई। इसके बाद साल 2014 में सुभाष बराला प्रदेश अध्यक्ष बने, जो साल 2016 तक रहे। दोस्तों, बराला की सत्ता को मजबूत करने की जिम्मेदारी थी। सत्ता में आने के बाद भाजपा ने सुभाष बराला को अध्यक्ष बनाया था। बराला एक जाट नेता थे और उनका चयन जाट समुदाय को ये भरोसा दिलाने के लिए किया गया था कि भाजपा उनकी उपेक्षा नहीं करेगी। उनका कार्यकाल सत्ता को स्थिर करने और संगठन को ग्रामीण इलाकों में मजबूत करने में बीत गया। हालांकि किसान आंदोलन ने उनकी राह मुश्किल की। फिर भी साल 2019 में भाजपा ने जेजेपी के साथ गठबंधन कर सत्ता बरकरार रखी। 2016 से लेकर 2020 तक सुभाष बराला का दूसरा कार्यकाल शाबाशी के रूप में मिला। अब बराला को दूसरी बार मौका मिला था, क्योंकि भाजपा जाटों के गुस्से को शांत करना चाह रही थी। साल 2016 में जाट आरक्षण आंदोलन ने सरकार को हिलाकर रख दिया था। बराला ने संगठन को एकजुट रखा और 2019 में गठबंधन की जीत सुनिश्चित की। उनका कार्यकाल जाट गैर जाट संतुलन और सत्ता को बचाने में अहम रहा। दोस्तों, इसके बाद बीजेपी हाईकमान और भी खुश दिखा। अब साल 2020 चल रहा था। ओम प्रकाश धनखड़ को दूसरी बार याद किया गया। दोस्तों, इस बार कमान 2023 तक के लिए मिली। दरअसल धनखड़ की वापसी तब हुई थी जब भाजपा को फिर से जाटों की नाराजगी का सामना करना पड़ा। किसान आंदोलन अपने चरम पर था और 2024 के लोकसभा चुनाव करीब आ रहे थे। धनखड़ का अनुभव और जाट पहचान पार्टी के लिए जरूरी थी। उन्होंने संगठन को मजबूत किया, लेकिन लोकसभा चुनावों में पार्टी को 5 सीटों का नुकसान हुआ। इसके बाद उन्हें हटाकर नायब सिंह सैनी को अध्यक्ष बना दिया गया।
अब 2023 से लेकर 2024 तक नायब सिंह सैनी ही कुर्सी पर थे। अब भाजपा के पास नया चेहरा और नई रणनीति दोनों थे। नायब सिंह सैनी को मार्च 2023 में अध्यक्ष बनाया गया और फिर मार्च 2024 में मुख्यमंत्री बना दिया गया। फिर आए बडौली। खैर दोस्तों, सैनी एक ओबीसी चेहरा थे जिन्हें बीजेपी ने गैर जाट वोटों को मजबूत करने के लिए चुना था। उनका छोटा कार्यकाल संगठन को एकजुट करने और साल 2024 के विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक 48 सीटें जीतने में सफल रहा। सैनी की सादगी और कार्यकर्ताओं से जुड़ा उनकी ताकत बना। तो दोस्तों, बीते 25 साल की कहानी तो आपने सुन ली। अब महीना है मार्च और साल 2025। दोस्तों, अब एक बार फिर इस हॉट सीट पर चुनाव है। नया अध्यक्ष चुना जाना है और 2024 की जीत के बाद बीजेपी हरियाणा में अपनी पकड़ और मजबूत करना चाहती है। दोस्तों, यूं तो इस बार की दौड़ में कई नाम सामने आ चुके हैं, मगर बिना ज्यादा समय गंवाए सीधा उन नामों पर आते हैं। दोस्तों, अंदर खाने से खबर है कि इस दौड़ में श्रुति चौधरी नंबर 1 पर है। आज श्रुति चौधरी किसी पहचान की मोहताज नहीं है। तो शाम से विधायक हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री बंसीलाल की पोती और किरण चौधरी की बेटी हैं। जाट समुदाय से ताल्लुक रखती हैं और अब ये दौड़ में क्यों है ये भी जान लीजिए। दोस्तों, 2024 में श्रुति ने कांग्रेस के अनिरुद्ध चौधरी को हराकर तो शाम सीट जीती। श्रुति चौधरी की युवा छवि और जाट पहचान भाजपा को जाट वोटों को बरकरार रखने में मदद कर सकती है और वहीं किरण चौधरी का बीजेपी में प्रभाव भी उनकी ताकत है और इसीलिए इनका नाम पहले नंबर पर है। दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ एक और फैक्टर भी है। दोस्तों, भाजपा हरियाणा में इस सियासी जमीन की तिजोरी की चाबी किसी महिला को सौंपकर एक बार फिर से एक नया रिकॉर्ड बनाकर सबको चौंका सकती है। अब आते हैं दूसरे नंबर पर। दूसरे नंबर पर हैं कृष्णा गहलावत। राय से विधायक हैं, इंडिया बुल्स के मालिक समीर गहलावत की मां और गैर जाट समुदाय से ताल्लुक रखती हैं। 2024 में कांग्रेस के जय भगवान अंतिल को हराकर जीत हासिल की। उनकी जीत ने भाजपा की गैर जाट रणनीति को मजबूत किया। दोस्तों, शहरी और ग्रामीण इलाकों दोनों में इनकी पकड़ मजबूत है, जो कि संगठन के लिए काफी फायदेमंद हो सकती है। अब आते हैं तीसरे नंबर पर। दोस्तों, तीसरे नंबर पर अनिल विज का नाम सामने आ रहा है। अनिल विज पुराने नेता हैं, अंबाला कैंट से विधायक और वरिष्ठ नेता, कई बार से मंत्री हैं। हाल ही में हुई अनिल विज और बडौली के बीच नोकझोंक आपको याद होगी। अनिल विज पंजाबी समुदाय से आते हैं। अनुभव और संगठन पर पकड़ उन्हें एक मजबूत दावेदार बनाती है। 2024 में उनकी जीत ने उनकी लोकप्रियता साबित की। हालांकि उनकी मुखर शैली पार्टी के लिए चुनौती भी बन सकती है। दोस्तों, चौथा नंबर आता है मुकेश शर्मा का। गुड़गांव से विधायक, शहरी चेहरा और व्यापारी समुदाय से जुड़ाव है। 2024 में निर्दलीय नवीन गोयल को हराकर जीत हासिल की। गुड़गांव जैसे बड़े शहरी क्षेत्र में उनकी जीत बीजेपी को मध्यम वर्ग और व्यापारियों के बीच मजबूत कर सकती है। दोस्तों, इस लिस्ट में अभी एक और नाम आपके बीच रखेंगे, लेकिन उस नाम में अभी संशय बरकरार है, इसलिए थोड़ा इंतजार करिए। लेकिन कहानी में मोड़ आ चुका है। हरियाणा की सियासत में बीजेपी अब एक नया अध्यक्ष लिखने को तैयार है। श्रुति चौधरी जाट वोटों को साधती हैं, तो कृष्णा गहलावत गैर जाट समीकरण को मजबूत कर सकते हैं। अनिल विज अनुभव का प्रतीक है, वहीं मुकेश शर्मा शहरी हरियाणा की नई ताकत है। कौन बनेगा अध्यक्ष, ये फैसला बीजेपी आलाकमान के हाथ है, लेकिन हरियाणा की जनता और कार्यकर्ता बेसब्री से उस चेहरे का इंतजार कर रहे हैं जो 2029 तक पार्टी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। दोस्तों, ये कहानी अभी अधूरी है, लेकिन इसका अंत हरियाणा की सियासत को नया रंग देगा। और दोस्तों, हरियाणा की सियासत के हर रंग से वाकिफ रहने के लिए सिर्फ आप देखते रहिए रिपोर्टर जी, क्योंकि हम खबर ही नहीं, खबर की भी खबर रखते हैं और हर सियासी चहल पहल पर पैनी नजर रखते हैं। दोस्तों, अब आपकी बारी है। श्रुति चौधरी, कृष्णा गहलावत, अनिल विज, मुकेश शर्मा या फिर कोई और, किसे बनाना चाहिए अध्यक्ष, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक देखते रहिए रिपोर्टर जी। बहुत बहुत शुक्रिया।